हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो में मैं अंशिता जिंदल आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 11 बीएसटी का चैप्टर नंबर 4 बैंक बिजनेस सर्विसेज। इस चैप्टर में हमने करना है कि एक बिजनेस जो है उसको क्या क्या सर्विसेज की जरूरत पड़ती है अपने डे टू डे बेसिस पे काम करने के लिए। बहुत सारी सर्विसेज हम पढ़ेंगे कि बिजनेस को बैंकिंग सर्विस की जरूरत है, इंश्योरेंस की जरूरत है, काफी सर्विसेज की जरूरत बिजनेस को होती है। बिजनेस कैसे उन सर्विसेज को यूज करता है, क्या मतलब है उन सर्विसेज का, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो हमारा पार्ट 1 रहने वाली है जिसमें हम बैंकिंग सर्विसेज की बात स्पेसिफिकली करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को विद एन इंट्रोडक्शन टू सर्विसेज। ये सर्विसेज होती क्या है, हमने पूरा चैप्टर पढ़ना है इसके ऊपर, इसकी टाइप्स पढ़नी है। उससे पहले ये समझना तो जरूरी है ना कि सर्विस होती क्या है। So देखो, सर्विसेज आर दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट आर इनटैंजिबल। सर्विसेज ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जो इनटैंजिबल है। इकोनॉमिक एक्टिविटी तो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था ना, ऐसी एक्टिविटीज जो हम पैसा कमाने के लिए करते हैं। बट सर्विसेज ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जो इनटैंजिबल है, यानी कि इनको हम टच नहीं कर सकते, इनको हम देख नहीं सकते, इनको हम सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं कि मुझे कोई सर्विस मिल रही है। इम्प्लाई एन इंटरेक्शन बिटवीन सर्विस प्रोवाइडर एंड द कस्टमर। इसमें हम एक इंटरेक्शन होती है सर्विस प्रोवाइडर के बीच में और कस्टमर के बीच में। फॉर एग्जांपल, मैं आपको टीचिंग की सर्विसेज दे रही हूँ, आप इसको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, आप फील कर सकते हो कि आपको मैं टीच कर रही हूँ, आपको कुछ समझ आ रहा है। एंड देयर इज एन इंटरेक्शन। आप कस्टमर हो, बच्चा एक कस्टमर है और मैं एक टीचर हूँ, सर्विस प्रोवाइडर हूँ। इन दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन हो रही है, फेस टू फेस हम बात कर रहे हैं। तो इससे हम क्या बोल रहे हैं कि हम टीचिंग सर्विसेज ले रहे हैं। ऐसे ही हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम डॉक्टर को खरीद नहीं लेते, हम डॉक्टर की सर्विसेज को टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं कि डॉक्टर साहब ने हमें सर्विसेज दी है। एंड वहां पे डॉक्टर एंड द कस्टमर, पेशेंट, उनके बीच में एक इंटरेक्शन हमें देखने को मिलती है। सर्विसेज आर दो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल एक्टिविटीज। इन सभी सर्विसेज को हम अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दैट प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन। सर्विस लेके एक कस्टमर की वांट्स को, नीड्स को सेटिस्फाई किया जाता है। जैसे कि आपकी वांट है कि आपको ये चैप्टर समझना है, तो मैं टीचर हूं, मैं आपको समझा रही हूँ, तो सर्विसेज आप मेरी ले रहे हो और उसके बदले में आपकी जो वांट या आपकी जो नीड थी पढ़ने की, वो सेटिस्फाई हो रही है। एंड आर नॉट नेसेसरीली लिंक्ड टू द सेल ऑफ प्रोडक्ट। जरूरी नहीं है कि मैं कोई प्रोडक्ट आपको सेल करूं। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं कोई प्रोडक्ट, कोई फिजिकल चीज आपको सेल नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपनी सर्विस दे रही हूँ जो आप फील कर सकते हो कि हाँ मुझे समझ आ रहा है। ऐसे डॉक्टर जरूरी नहीं कि कोई प्रोडक्ट सेल करेगा, आपकी जो भी नीड या जो भी वांट होगी उसको हम सर्विसेज देकर के सेटिस्फाई करेंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं कि हम आपको सर्विस दे रहे हैं, आप वो सर्विस ले रहे हो, आपकी नीड्स एंड वांट्स सेटिस्फाई हो रही हैं। Their purchase does not result in the ownership of anything physical। देखो, अगर आप एक फोन खरीदोगे, फोन क्या है, गुड्स में आता है, सर्विस में नहीं आता। तो फोन जब आप खरीदोगे, आप उस फोन को खरीद के घर ले जाओगे, उस फोन पे नाम हो जाएगा कि अब से ये फोन आपका है। बट अगर आपने मेरी टीचिंग की सर्विस ली, या अगर आपने एक डॉक्टर की सर्विस ली, या एक लॉयर की, एक सीए की अगर आपने सर्विस ली, तो आपको कोई किसी चीज की ओनरशिप नहीं मिल रही। ऐसा थोड़ी है कि अगर आपने डॉक्टर को पैसे दिए उसकी सर्विस के, तो वो डॉक्टर आपके हो जाएंगे, या टीचर या सीए लॉयर आपके हो जाएंगे। अब से नहीं, आपको किसी फिजिकल चीज की ओनरशिप नहीं मिली। लेकिन अगर आपने फोन खरीदा तो फोन अब आपका हो गया, आप किसी को भी दिखाओगे और बोलोगे कि हाँ ये फोन मेरा है। पर सर्विस के केस में ऐसी किसी भी चीज की ओनरशिप आपको नहीं मिलती। आप किसको दिखा के बोलोगे कि देखो ये मेरा है? क्या डॉक्टर आपका है? नहीं। डॉक्टर ने आपको सर्विस दी। क्या टीचर आपके हो गए? नहीं। टीचर ने आपको पढ़ाया, आपको समझ आ गया, दैट्स इट। आपको किसी भी चीज की ओनरशिप यहाँ पे नहीं मिली है। तो एग्जाम्पल क्या है, यू कैन ओनली सीक एडवाइस फ्रॉम द डॉक्टर। आप डॉक्टर से एडवाइस ले सकते हो, आप डॉक्टर को खरीद नहीं सकते। तो सर्विसेज क्या है, इनटेंजिबल है, हम इनको सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें हमें इंटरेक्शन चाहिए होती है बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडर एंड द कस्टमर। इसमें जो कस्टमर है उसकी वांट सेटिस्फाई होती है, बट इसमें कोई प्रोडक्ट सेल नहीं किया जाता है, इसमें किसी भी चीज की ओनरशिप आपको नहीं मिलती है। आगे देखते हैं नेचर ऑफ सर्विसेज। तो नेचर ऑफ सर्विस को समझने के लिए ना हम एक काम करते हैं, हम पहले डिफरेंस समझते हैं बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें हम सर्विस का अलग से समझेंगे, गुड्स का अलग से समझेंगे, और फिर उसको आप अलग से समझ पाओगे। नेचर ऑफ सर्विस को डिटेल में फिर आप समझ पाओगे। तो पहले हम समझते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। देखो, जो सर्विसेज है ये क्या है, कोई एक्टिविटी या कोई प्रोसेस है। जैसे कि आपने कोई मूवी देखी, किसी डॉक्टर की आपने ट्रीटमेंट ले लिया, किसी टीचर की क्लास ले ली, तो एक एक्टिविटी है, एक प्रोसेस है। पर गुड्स क्या है, फिजिकल ऑब्जेक्ट है, कोई फिजिकल चीज है जो आप खरीद रहे हो। जैसे कि आपने सर्विस ली कि आपने जो है फॉर एग्जांपल टीचर से स्टडी कर ली, तो आपने क्लास ले ली, क्लास एक एक्टिविटी थी। लेकिन अगर उसी टीचर के नोट्स आपने परचेज करे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, गुड्स हो जाएंगे। अगर मूवी देखी तो फिर वो एक्टिविटी थी, सर्विस थी। बट अगर वीडियो कैसेट खरीद ली तो वो गुड्स में आती है।
नहीं, ये हेट्रोजीनियस होती है, ये होमोजीनियस होती है। देखो अगर मैं 10 बच्चों को अलग अलग से पढ़ाऊंगी तो मैं हर बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाऊंगी, क्योंकि किसी बच्चे को ज्यादा डिटेल में समझना है, किसी को कम डिटेल में समझना है, तो ये हेट्रोजीनियस है। यानी कि यहाँ पे आपको सर्विसेज हमेशा डिफरेंट देखने को मिलेगी। आप अगर सैलून में जाओगे, हर सैलून वाले का अपना एक स्टाइल होगा बाल काटने का, हर डॉक्टर का अपना एक डिफरेंट स्टाइल होगा पेशेंट को ट्रीट करने का। लेकिन अगर मैं नोट्स बेचूंगी तो चाहे मेरे से 10 बच्चे नोट्स खरीदें, चाहे मेरे से 100 बच्चे नोट्स खरीदे, चाहे मेरे से 1000 बच्चे नोट्स खरीदे, मैं उन सबको सेम नोट्स जो है सेल करने वाली हूँ। तो होमोजेनियस का क्या मतलब है कि हम आपको इसमें गुड्स जो है बिल्कुल सेम देने वाले हैं। फोन कितने भी आईफोन देख लो, हर किसी के पास सेम आईफोन होगा, लेकिन जो सर्विसेज है वो डिफरेंट है। हर टीचर का पढ़ाने का स्टाइल अलग है, हर डॉक्टर का ट्रीटमेंट का स्टाइल अलग है। एक टेंजिबिलिटी की बात करें तो सर्विस इंटेंजिबल है, यानी कि आप उसको देख नहीं सकते, यानी कि यू कैन नॉट टच, यू कैन नॉट सी। लेकिन गुड्स के केस में टेंजिबल है, आप इसको देख सकते हो, आप इसको टच कर सकते हो, आप इसको स्टोर नहीं कर सकते सर्विसेज को, पर गुड्स को आप स्टोर कर सकते हो। इनकंसिस्टेंसी, डिफरेंट कस्टमर्स हैव डिफरेंट डिमांड। तो देखो हर बच्चे की अलग डिमांड होगी, कोई बोलेगा मैम डिटेल में समझाओ, कोई बोलेगा मैम सिंपली समझा दो, कोई बोलेगा डॉक्टर को कि भैया जी मुझे अलग तरीके से ट्रीटमेंट चाहिए, कोई कुछ। सैलून में जाके सबकी अलग अलग डिमांड्स होंगी। पर गुड्स के केस में अगर आईफोन चाहिए तो आप बता दोगे कि भैया मुझे तो आईफोन 16 चाहिए। जितने भी लोगों को आईफोन 16 चाहिए सबको सेम आईफोन मिलेगा, सबकी सेम डिमांड होगी। तो सर्विस के केस में हर बंदा अलग तरीके से बोलेगा सैलून में जाके, कोई बोलेगा मुझे बाल ऐसे कटवाने हैं, किसी को वैसे कटवाने हैं। बट यहाँ पे अगर आपको कोई सामान खरीदना है तो हर किसी को सेम स्टैंडर्डाइज डिमांड्स होंगी, सबकी जो फुलफिल होने वाली है। इनसेपरेबिलिटी, देखो क्या बोला गया है, साइमल्टेनियस प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, यानी कि यहाँ पे आप प्रोड्यूसर को या जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, यहाँ पे जो भी सर्विस प्रोवाइडर होगा हमारा, हम जो सर्विसेज होंगी उसकी आप उसको अलग नहीं कर सकते। आप मेरी सर्विसेज को मेरे से अलग नहीं कर सकते, आप एक डॉक्टर के ट्रीटमेंट को डॉक्टर से अलग नहीं कर सकते, आप एक टीचर की पढ़ाई को टीचर से अलग नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सेपरेबिलिटी है। यहाँ पे मैं आपको अपने नोट्स दे दूंगी, आप उन नोट्स को घर ले जाओ, नोट्स को कहीं भी ले जाओ, जाके पढ़ो। लेकिन अगर आपको मेरे से पढ़ना है, मेरी क्लास लेनी है, तो आपको जरूरत होगी मेरी, आपको मुझे वहां पे फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा ताकि मैं बच्चे को पढ़ा सकूं। पर नोट्स मेरे होने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, मैंने नोट्स बनाए और नोट्स बेच दिए। तो जब मैं सर्विस दे रही हूँ वहां पे सर्विस प्रोवाइडर का अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। पर जब मैं कोई गुड्स बेच रही हूँ तो कोई जरूरी नहीं है कि प्रोड्यूसर वहां पे हो, कोई भी किसी को भी गुड्स बेच सकता है। पर सर्विस के लिए सर्विस प्रोवाइडर का उस जगह पे होना जरूरी है। इन्वेंट्री कैन नॉट बी केप्ट इन स्टॉक, आप मेरे सर्विसेज को स्टॉक में नहीं रख सकते। अगर आपने मूवी एक बार देखी तो अगर लेट्स से मूवी का 10 बजे वाला शो है, अगर आपने वो 10 बजे वाला शो देखा तो ठीक है, लेकिन अगर वो आपने वो शो नहीं देखा तो वो शो जो है आपके लिए वो स्टोर करके नहीं रख सकते कि भैया जी आज 10 बजे नहीं देखा, चलो कल 10 बजे सेम शो नहीं चलेगा, वो अगले दिन 10 बजे आपको अलग सर्विस मिलेगी, आप सेम सर्विस को स्टॉक में नहीं रख सकते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि आपको जो है येस्टरडे, कल यू वर एब्सेंट, कल आप क्या थे, क्लास में से एब्सेंट थे। वो जो कल क्लास में हुआ वो सेम एक्सपीरियंस, वो सेम चीज आपको दोबारा से नहीं मिलेगी। आप बोलोगे कि मैम सेम चीज आप दोबारा भी तो पढ़ा दोगे ना, लेकिन मान लो कल जो क्लास में एनवायरनमेंट था, कल जो बच्चों ने डाउट पूछे, कल जो बच्चों ने फन किया, या कल किसी बच्चे की लड़ाई हुई, वो सेम चीज आपको दोबारा थोड़ी देखने को मिलेगी। तो एक क्लास में एक दिन आपने अगर कुछ मिस कर दिया तो मिस कर दिया, अगले दिन शायद वो टॉपिक रिपीट हो जाए, वो सेम सिनेरियो दोबारा रिपीट नहीं होगा। तो सर्विस के केस में आप इसको स्टोर करके नहीं रख सकते, पर गुड्स के केस में आप स्टोर करके रख सकते हो। आईफोन है तो खरीदना है, आज खरीदा कल खरीदा, स्टोर करके रखो, कोई दिक्कत नहीं है। इन्वॉल्वमेंट, सर्विस के केस में कस्टमर का इन्वॉल्व होना जरूरी है, पर इस केस में जो है कस्टमर का इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं है। यानी कि सर्विस के केस में, अगर देखो सर्विस के केस में क्या होता है कि लेट्स से एक टीचर है, उस टीचर से एक बच्चा जो है, स्टूडेंट जो है वो पढ़ाई कर रहा है, एक टीचर है एक बच्चा है, इन्होंने क्लास लेनी। जब क्लास हो रही है उस टाइम पर टीचर का प्रेजेंट होना भी जरूरी है, जिसको हमने बोला था इनसेपरेबिलिटी, कि टीचर से उसकी क्लास को आप सेपरेट नहीं कर सकते। ऐसे ही क्लास लेने के लिए बच्चे का होना भी उसी टाइम पे जरूरी है। द स्टूडेंट और द कस्टमर शुड बी ऑल्सो इन्वॉल्व्ड एट दैट टाइम, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कस्टमर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो टीचर और क्लास को सेपरेट नहीं कर सकते, एंड सिमिलरली बच्चे का या कस्टमर का भी सर्विस के टाइम इन्वॉल्व होना जरूरी है। पर गुड्स के केस में देखो,
गुड्स के केस में अगर एक फोन बेचना है तो जरूरी नहीं है कि जो फोन का प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर वहां पे प्रेजेंट हो। ये जरूरी ही नहीं है कि जो प्रोड्यूसर है वो वहां पे प्रेजेंट हो। नहीं, एट द सेम टाइम मान लेते हैं फोन आपने खरीदना था बट आपके बिहाफ पे आपके पापा जाके फोन खरीद करके लेकर आ गए, तो जरूरी नहीं है कि आप ही जाओगे और जाके फोन खरीद कर लाओगे। तो फोन के केस में, गुड्स के केस में जो कस्टमर है उसका भी इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं है। तो देखो गुड्स के केस में कोई जरूरी नहीं है क्या कहते हैं कि कस्टमर जो है वो इन्वॉल्व हो पाएगा। सो देखो ओवरऑल हमें क्या देखने को मिला कि जो सर्विसेज है वो इंटेंजिबल है, गुड्स इंटेंजिबल नहीं है। सर्विसेज सबको सेम नहीं मिलती, जिसको हमने नाम दिया है इनकंसिस्टेंसी, लेकिन गुड्स सबको सेम मिलती है। सर्विसेज को आप उसके सर्विस प्रोवाइडर से सेपरेट नहीं कर सकते, पर गुड्स को आप प्रोड्यूसर से सेपरेट कर सकते हो। सर्विसेज को इन्वेंट्री में स्टोर करके नहीं रख सकते, पर गुड्स को स्टोर करके रख सकते हो। सर्विसेज के टाइम पे कस्टमर का भी इन्वॉल्व होना जरूरी है, पर गुड्स के टाइम पे कस्टमर का इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं है। तो यही चीजें हमने क्या बोली, नेचर है सर्विसेज की कि इंटेंजिबल है, इनकंसिस्टेंट है, इनसेपरेबल है। और यही सारी चीजों के बेसिस पे आप गुड्स एंड सर्विसेज के बीच में डिफरेंस भी पेपर में लिख करके आ सकते हो। आई होप यहाँ तक सारी चीज क्लियर है। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने पूछ सकते हो। अगली चीज आती है, नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ज्यादा जरूरी नहीं है हमारे लिए, थोड़ा सा हम ब्रीफ में पढ़ेंगे। कौन सी टाइप्स ऑफ सर्विसेज होती है? 3 टाइप्स ऑफ सर्विस है, बिजनेस, सोशल एंड पर्सनल। देखो बिजनेस, एक बिजनेसमैन है, कोई भी कंपनी है, कोई भी फर्म है, कोई भी सोल प्रोप्राइटरशिप है, एक बिजनेसमैन को बिजनेस करने के लिए किन किन सर्विसेज की जरूरत होती है वो सभी बिजनेस सर्विस में आती है, जिनके हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमें बैंकिंग की सर्विस चाहिए, इंश्योरेंस की चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस, कम्युनिकेशन। एक बिजनेसमैन को बिजनेस करने के लिए ये सारी सर्विस चाहिए। इन्हीं सभी को हमने क्या बोला, ये बिजनेस सर्विस के अंडर आती है। दूसरी चीज सोशल सर्विस, आप अपनी सोसाइटी के लिए जो काम कर रहे हो, ठीक है, अपनी खुशी के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने रिलीजन के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए आप जो काम कर रहे हो वो सोशल सर्विस में आएगा। पर्सनल सर्विस में आता है, किसी सैलून में आपने सर्विस ली तो वहां पे हर बंदा अपने पर्सनल एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग आपको सर्विस दे रहा है। देखो पर्सनल सर्विस क्या है, दो सर्विसेज विच आर एक्सपीरियंस्ड differently by different customers. These services cannot be consistent in nature. जैसे कि सैलून का है कि हर बंदे को अलग एक सर्विस मिलेगी, हर किसी को एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा सैलून में जाके, पार्लर में जाके सर्विस लेने का। ये किसी के लिए भी सेम नहीं हो सकती। They will differ depending upon the service provider. हर सैलून में आप जाओगे तो हर सैलून में, हर रेस्टोरेंट में, हर कैफे में आपको डिफरेंट सर्विस मिलेगी। आप बोलोगे पिज्जा खाने जाना है, आप पिज्जा खाने 10 जगह पे जाओगे, आपको 10 डिफरेंट एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। आप पार्लर जाओगे, सैलून जाओगे, हेयर कट करवाने जाओगे, 10 जगह पे जाओगे तो आपको 10 डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलेंगे। तो पर्सनल सर्विस ऐसी है जहां पे आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को जो है, अपने जो पर्सनल आपका एक्सपर्टीज है उसके बेसिस पे आप सर्विस देते हो और आपके जो कस्टमर है हर किसी को एक डिफरेंट एक्सपीरियंस करवाते हो, एक डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलता है। लेकिन तीनों में से हमारे सिलेबस में सिर्फ एक है विच इज बिजनेस सर्विस, जिसके ऊपर मेरा पूरे का पूरा चैप्टर बेस्ड रहने वाला है, जिसकी हम आगे बात करेंगे। देखो बिजनेस सर्विस क्या थी कि एक बिजनेस एंटरप्राइज को काम करने के लिए किन किन सर्विसेज की जरूरत होती है, बिजनेस करने के लिए किन सर्विसेज की जरूरत होती है, उन सभी सर्विसेज को हम बोलते हैं बिजनेस सर्विसेज। क्या क्या हमें चाहिए? हमें चाहिए सबसे पहले बैंक, ताकि कभी भी अगर बिजनेस को पैसे की जरूरत हो तो बिजनेस वहां से पैसा ले सके। दूसरी चीज बिजनेसमैन को चाहिए इंश्योरेंस, कभी भी बिजनेस को रिस्क हो कि कल को आग लग सकती है तो फायर इंश्योरेंस करवा लो, कल को चोरी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उन चीजों के लिए बिजनेस इंश्योरेंस करवाता है अपने रिस्क को कवर करने के लिए। तो इंश्योरेंस कंपनीज है हमारे पास, ठीक है जी। ट्रांसपोर्ट, अपने सामान को, चाहे वो रॉ मटेरियल है चाहे वो फिनिश गुड है, उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज चाहिए। टेलीकॉम एंड पोस्टल सर्विसेज फॉर बीइंग इन टच विद द वेंडर, सप्लायर्स, कस्टमर्स। तो बैंकिंग की, इंश्योरेंस की, ट्रांसपोर्टेशन की एंड लास्टली कम्युनिकेशन की सर्विसेज एक बिजनेसमैन को चाहिए। कम्युनिकेशन अगर नहीं करोगे तो सामान कहाँ से लाओगे, कस्टमर को सामान बेचोगे कैसे? तो कम्युनिकेशन की सर्विस भी किसी की भी बिजनेस को चाहिए होती है। शुरू करते हैं बैंकिंग सर्विसेज के साथ। तो देखो बैंक क्या है, पहले डिटेल में समझते हैं कि बैंक होता क्या है, फिर समझेंगे कि बैंक क्या क्या सर्विसेज हमें देता है।
ठीक है। तो देखो ये हमारे सामने एक बैंक है, तो बैंक ना बेसिकली एक एक्ट करता है एज एन इंटरमीडिएरी। बैंक क्या करता है, बैंक के पास एक साइड पे होते हैं डिपॉजिटर्स। डिपॉजिटर्स ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारी एक्सेस में मनी है। ये यूजुअली ऐसे लोग होते हैं जो नौकरी पेशा लोग होते हैं, जिनकी एक रेगुलर इनकम आती है, तो वो सोचते थोड़ी सी सैलरी आएगी, उसमें से थोड़ा सा खर्चा कर दूंगा, थोड़ा सा पैसा मैं बचा लूंगा। तो जिनके पास एक्सेस मनी है खर्चा करने के बाद, और वो उस मनी को क्या करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, वो उस मनी को क्या करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये डिपॉजिटर्स अपना पैसा लेके जाते हैं बैंक के पास कि हमें हमारा पैसा आपके पास डिपॉजिट करना है, क्योंकि फालतू पड़ा है, हमें कहीं ना कहीं तो पैसा रखना है। और दूसरी साइड पे बैंक के पास होते हैं ऐसे लोग जिनको पैसे की जरूरत होती है, जिनको हम कहते हैं बोरोवर्स ऑफ मनी। यूजुअली ये कौन होते हैं, ये होते हैं यूजुअली बिजनेसमैन, क्योंकि देखो बिजनेसमैन को हमेशा ही पैसे की जरूरत रहती है ताकि वो पैसे से इन्वेस्टमेंट करके और ज्यादा पैसा कमा सके। तो ये लोग बोलते हैं बैंक को कि भैया जी हमें चाहिए आपसे लोन। तो बैंक क्या करता है, इधर से डिपॉजिटर से पैसा लेता है और इनके पैसे को इधर एज अ लोन दे देता है बोरोवर्स को। तो डिपॉजिटर्स और बोरोवर्स के बीच में एक लिंक की तरह काम कर रहा है हमारा बैंक। अब बात यह है कि इस सब में बैंक पैसा कहां से कमाएगा। तो देखो जो डिपॉजिटर्स है उनको बैंक पे करता है, बैंक पेज रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, मान लेते हैं @5%। लेकिन जो बैंक है, जो बोरोवर से बैंक क्या करता है, चार्ज करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पे जो बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया ये बहुत ज्यादा होता है, यूजुअली हम जैसे लगाकर चलते हैं @10%। तो बैंक क्या करेगा, इधर से पैसा लिया, इनको पैसा दिया, इस पैसे पे बैंक ने इनसे रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया 10% का, इस पैसे पे बैंक ने इनसे रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया 10% का, और बदले में इनको इधर से रेट ऑफ इंटरेस्ट वापस पे किया 5% सिर्फ और सिर्फ। तो बचा हुआ जो 5% है ये क्या हो जाएगा, बैंक का प्रॉफिट, बैंक की इनकम ये बन जाएगा। तो बैंक इस तरीके से एक इंटरमीडिएरी की तरह काम कर रहा है बिटवीन द डिपॉजिटर्स एंड द बोरोवर्स। इसके बीच में अपना भी प्रॉफिट, अपनी भी इनकम कमा रहा है। सो देखो बैंक क्या करता है, बैंक एक्सेप्ट्स मनी ऑन डिपॉजिट। बैंक पैसे को एक्सेप्ट करता है, डिपॉजिट लेता है, एंड वो पैसा क्या होता है, रीपेएबल ऑन डिमांड होता है। रीपेएबल ऑन डिमांड का क्या मतलब है कि ये डिपॉजिटर जिन्होंने अपना पैसा डिपॉजिट करवाया है, ये जब भी बैंक को बोलेंगे कि मुझे मेरा पैसा वापस करो, तो बैंक इनको ऑन डिमांड इनका जो है पैसा वापस कर देता है। एंड इस पूरे प्रोसेस के बीच में बैंक जो है वो भी प्रॉफिट कमाता है अपने इस पैसे को आगे इन द फॉर्म ऑफ लोन लेंड करके। ठीक है, तो इट मोबिलाइजेस द सेविंग्स ऑफ पीपल। तो लोगों की जो सेविंग थी वो मूव होके कहाँ चली जाती है, बोरोवर्स के पास चली जाती है, एंड मेक्स फंड अवेलेबल टू द बिजनेस। तो ये लोगों की सेविंग्स को, डिपॉजिटर से उनकी सेविंग को लेता है, मूव करवा के उसको कहाँ दे देता है, बिजनेसमैन को दे देता है, ताकि वो अपने खर्चे कर सके। तो ये हमारा मेन काम होता है एक बैंक का, इधर से डिपॉजिट लेना और इधर पैसे को लोन के फॉर्म में दे देना, और इस बीच में अपना खुद का इंटरेस्ट कमा लेना। अब देखो इन सभी कामों के लिए बैंक के पास जाकर के हमें एक अकाउंट खुलवाना होता है। आप में से कईयों का अकाउंट होगा, सबके मम्मी पापा का अकाउंट होगा। ये कौन से टाइप्स होते हैं बैंक अकाउंट की, इन टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। कौन से टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट होते हैं, देखो काफी फटाफट से करेंगे क्योंकि काफी ज्यादा आसान होते हैं सारे बैंक अकाउंट के टाइप। सबसे पहले ही सेविंग्स अकाउंट, जो कि आपका मेरा हर एक इंसान का खुला होता है। तो ये किसके लिए यूज होता है, पर्सनल यूज के लिए ये बैंक अकाउंट हम खुलवाते हैं। इसमें लिमिट होती है डिपॉजिट एंड विड्रॉल ऑफ कैश की। आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक ही दिन में 100 ट्रांजेक्शन करती, 100 बार कैश आया, कैश गया, कैश आया, नहीं। बैंक एक सर्टेन अमाउंट के बाद, एक सर्टेन टाइम के बाद आप पे लिमिट लगा देगा कि आज के दिन में आप और पैसा अंदर बाहर नहीं कर सकते, अब आप कल आना। तो लिमिट है इसमें, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए तो हमें लगता है कि पर्सनल यूज में एक आदमी ऐसा थोड़ी है रोज ही लाखों का खर्चा कर रहा है, लाखों रुपए आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे लिमिट होती है। इसमें कस्टमर को बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि इसमें कस्टमर जब चाहे पैसा निकलवा सकता है। हाँ, थोड़ी लिमिट होती है कि दिन के लाखों करोड़ों रुपए नहीं निकलवा सकते, बट फिर भी तुम्हें कभी भी पैसा देना है, कभी किसी रेस्टोरेंट में जाके पेमेंट करनी है, किसी दुकान पे पेमेंट करनी है, आप कर सकते हो। तो इसलिए क्योंकि आपको ये जब चाहे आप अपना पैसा निकलवा सकते हो, तो बैंक काफी लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पे पे करता है। इसमें आपको जो है एक चेकबुक मिलती है जिससे आप चेक की मदद से जो है लोगों को पेमेंट कर सकते हो। एक पासबुक मिलती है जिसमें आपकी सारी ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री जो है बैंक आपको प्रिंट करके देता है। आगे चले तो दूसरा इसमें टाइप आता है करंट अकाउंट। देखो सेविंग्स अकाउंट में हमने क्या बोला कि एक लिमिट है कि लाखों रुपए रोज के डिपॉजिट या विड्रॉल नहीं कर सकते। इसलिए बिजनेसमैन क्या करता है, सेविंग्स अकाउंट नहीं खुलवाता। बिजनेसमैन क्या करता है, एक ऐसा अकाउंट खुलवाता है जिसमें कोई लिमिट नहीं है।
रोज के लाखों रुपए आए, लाखों रुपए जाए, जितनी मर्जी ट्रांजेक्शन करो, जब मर्जी करो, तो ऐसा एक अकाउंट का नाम क्या होता है? करंट अकाउंट। ये बिजनेसमैन खुलवाता है क्योंकि इस पे कोई लिमिट नहीं होती है, इसमें कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता, क्योंकि बैंक बोल रहे हैं मुझे तो तुम पैसा दे ही नहीं रहे ना, तुमने पैसा दिया, निकलवा लिया, तो लाखों रुपए लाते हो, लाखों रुपए ले जाते हो, तो बैंक इससे आगे किसी को लोन दे ही नहीं सकता आपके पैसे से, क्योंकि आपका जब दिल किया आप जितना मर्जी पैसा निकलवा लो, तो बैंक इस पे कोई इंटरेस्ट पे नहीं करता। उल्टा कई बार बैंक जो है कस्टमर से सर्विस चार्ज ले लेता है कुछ सर्विसेज देने के लिए। इसमें आपको एक चेकबुक मिलती है जिससे आप चेक काट के जो है पैसा पे कर सकते हो, और इसमें आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिलती है। देखो ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब है? ओवर, जितना पैसा आपके अकाउंट में पड़ा है उससे ज्यादा पैसा आप विड्रॉ करवा के यूज कर सकते हो, ये फैसिलिटी इसमें मिलती है, जो कि हमने सेविंग्स अकाउंट के केस में नहीं देखी, यानी इसमें नहीं मिलती, इसमें मिलती है ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी। यानी कि अगर आपके अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए पड़े हैं, लेकिन आपने किसी को पेमेंट करनी है 1,20,000 रुपए की, तो आपको एक्स्ट्रा कितना पैसा चाहिए? 20,000 रुपीज एक्स्ट्रा चाहिए। उस केस में बैंक आपको फैसिलिटी देता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ओडी। तो उस केस में बैंक क्या करता है? आपको ऑप्शन देता है कि आप एक्स्ट्रा 20,000 रुपए अभी के लिए विड्रॉ करवा सकते हो, और जब आपके पास पैसे आ जाएंगे तो आप वापस से बैंक में 20,000 रुपए पे कर सकते हो। इसके बदले में बैंक आपसे थोड़ा सा ब्याज, थोड़ा सा इंटरेस्ट चार्ज कर लेगा। सो इट्स लाइक एन इंस्टेंट लोन, कि जैसे ही आपने पेमेंट करनी थी आपको 20,000 रुपए मिल गए, इंस्टेंट आपको लोन मिल गया। जितना टाइम आपने यूज किया, जब आपने पैसे वापस करे तो उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा, जो आप बैंक में वापस से डाल सकते हो। तो ये ओवरड्राफ्ट मिलती है फैसिलिटी बिजनेसमैन को उनके करंट अकाउंट के थ्रू। सेविंग्स अकाउंट में ये हमें नहीं मिलती है। अब देखो सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, इन दोनों पे आपको या तो इंटरेस्ट मिलता नहीं था या बहुत कम इंटरेस्ट मिलता था। तो अगर आपको अपने पैसे पे इन्वेस्टमेंट करके हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, तो ना तो आप सेविंग्स की तरफ जाओगे ना करंट की तरफ जाओगे। सेविंग्स अकाउंट हम यूज करते हैं अपने डे टू डे यूज के लिए, कि कभी भी कहीं पे कुछ पेमेंट करनी है तो सेविंग्स अकाउंट से करेंगे। करंट अकाउंट बिजनेसमैन यूज करते हैं डे टू डे नीड्स के लिए। पर अगर आपको फालतू पैसा पड़ा है जिसकी कोई आपको जरूरत नहीं है, और आप कह रहे हो मुझे इन्वेस्ट करना है और इंटरेस्ट हाई कमाना है, तो आप जाते हो टाइम डिपॉजिट अकाउंट की तरफ, जिसका पहला टाइप आता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इसमें क्या करते हो? देखो मान लो आपका एक सेविंग्स अकाउंट है जिसमें आपके पैसे आते रहते हैं आपकी सैलरी के, ठीक है। आपने सेविंग्स अकाउंट में मान लो एक जो है अलार्म लगा दिया, ठीक है, जैसे हमारे फोन में अलार्म लगाते हैं ना कि इतने बजे अलार्म बजेगा, वैसे ही इसमें आप क्या करते हो? एक रिमाइंडर लगा देते हो कि मेरे अकाउंट में से हर महीने लेट्स से 5 तारीख को 5,000 रुपए कट जाने चाहिए और कहाँ जाके जमा हो जाने चाहिए? मेरे रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि मेरे RD अकाउंट में जमा हो जाने चाहिए। तो देखो आप क्या कर रहे हो? हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट करवा रहे हो और एक फिक्स्ड डेट पे इसमें डिपॉजिट करवा रही हो। तो बैंक को यहाँ पे ना तसल्ली हो जाती है कि हाँ हर महीने 5,000 रुपए आपके RD अकाउंट में आएंगे, तो बैंक को तसल्ली हो गई, तो बैंक आपके उस पैसे से किसी को लोन दे देगा, और बदले में एक आपको भी जो है एक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक पे करता है। तो ये फिक्स टाइम के लिए है, एक फिक्स्ड डेट को हर महीने इस खाते में आप पैसे जमा कराते हो, चाहे वो आपके सेविंग्स अकाउंट में से कट हो जाए, चाहे आप डायरेक्टली कैश जमा करवा दो। एक फिक्स डेट को हर महीने आपको जो है रिमाइंडर लगा के इसमें पैसे जमा करवाने पड़ेंगे। जब वो पैसा आपका जो है इकट्ठा हो जाएगा एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद, आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। आप उस पैसे को कुछ फिक्स टाइम पीरियड के बाद विड्रॉ भी करवा सकते हो, और क्योंकि यहाँ पे आप एक फिक्स टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने सरप्लस फंड्स को इन्वेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको एक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है देन द सेविंग्स अकाउंट। आगे चले तो आखिरी इसमें मेरा टाइप आता है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। आखिरी एक और है इसके बाद फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट भी एक टाइम डिपॉजिट अकाउंट है, इसमें भी आप अपने सरप्लस फंड को इन्वेस्ट करते हो, लेकिन RD अकाउंट में आप हर महीने थोड़ा पैसा डाल रहे थे कि आपने हर महीने 5,000 रुपए डाले, ठीक है, तो 12 महीने में एक साल में वो 60,000 रुपए 60,000 रुपीज आपने पूरे साल में इसमें डिपॉजिट करवाए, क्योंकि 5,000 हर महीने इंटू 12 करे तो 60,000 पूरे साल में आप डिपॉजिट करवाते हो थोड़ा करके। लेकिन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में ऐसा नहीं है, आप हर महीने नहीं पैसे जमा करवाओगे, आप जमा करवाओगे पैसा एक ही बार में इकट्ठा। जब 60,000 आपके पास है, 50, 60,000 या 1 लाख 2 लाख जितना भी आप इन्वेस्ट करना चाहो, जितना भी पैसा इकट्ठा आपके पास हो गया है, एक ही बार में आप अपना FD अकाउंट खुलवाओगे और अपने FD अकाउंट में पैसा जमा करवा दोगे। तो FD अकाउंट क्या है? मनी इज डिपॉजिटेड फॉर अ फिक्स टाइम पीरियड। एक फिक्स टाइम के लिए होगा कि मैंने 60,000 की FD करवा दी, लेट्स से फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years।
तो 2 साल तक अब वो मेरा पैसा एफडी अकाउंट में जमा रहेगा और उस पे जो है इंटरेस्ट इकट्ठा होता रहेगा। 2 साल से पहले मैं एफडी अकाउंट से पैसा विड्रॉ नहीं करवा सकती। तो उससे पहले जो है हम मनी विड्रॉ नहीं करवा सकते। अगर हमने उससे पहले पैसा विड्रॉ कराया तो हमें जो है इंटरेस्ट वो नहीं मिलेगा, या वो इंटरेस्ट बहुत कम हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इस केस में हाईएस्ट होता है। सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, इन सबसे ज्यादा इंटरेस्ट हमें कहाँ मिलता है? एफडी अकाउंट में, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में मिलता है। आगे चलिए, हमारा लास्ट टाइप ऑफ अकाउंट आता है मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट क्या है? देखो कि आप एक ही अकाउंट खुलवाओगे, लेकिन उस एक ही अकाउंट में आप कॉम्बिनेशन खुलवा रहे हो अपने सेविंग्स अकाउंट का और अपने टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट कौन से थे? या तो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट या तो फिर फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। तो आप एक ही अकाउंट में दोनों की कॉम्बिनेशन खुलवा रहे हो। ऐसा क्यों? क्योंकि सेविंग्स अकाउंट से आप पैसा विड्रॉ करा सकते हो, लेकिन इनके ऊपर इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है। तो अब इस कॉम्बिनेशन अकाउंट में आपको दोनों चीजें मिलेंगी। आपको जो है लिक्विडिटी भी मिलेगी, यानी कि आप कभी भी अपना पैसा विड्रॉ भी करा सकते हो सेविंग्स अकाउंट की तरह, और आपको एक हाई इंटरेस्ट भी मिलेगा फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट की तरह। ठीक है जी। तो इसमें होता क्या है कि आप रेगुलरली अपने ना पैसे डिपॉजिट करवाते रहो इसमें, और साथ में एक रिमाइंडर लगा दो कि जैसे ही मेरे डिपॉजिट करी हुई मनी, फॉर एग्जाम्पल 20,000 के ऊपर जैसे ही मेरा बैलेंस जाएगा, तो 20,000 के ऊपर जितना भी बैलेंस होगा वो सारा तुम एफडी अकाउंट में डालते रहना। अगर 20 से कम हुआ तो फिर वो तुम मेरे सेविंग्स अकाउंट में पड़े रहने देना, उस पर कोई ब्याज मत देना। तो इस तरीके से जैसे ही आपका डिपॉजिट एक्सीड करता है एक सेट लिमिट को, आपकी जो मनी है वो ऑटोमेटिकली एफडी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेविंग्स एंड टाइम डिपॉजिट अकाउंट। इंटरेस्ट भी ज्यादा मिलता है और कभी भी विड्रॉ करवाने की फ्रीडम भी आपको मिलती है। इसके साथ ही टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट तो हमारे खत्म होते हैं, पर कुछ और सर्विसेज जो बैंक देता है एक बिजनेसमैन को, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली सर्विस हमारी आती है बैंक ड्राफ्ट। देखो, बैंक ड्राफ्ट में एक तरीके का चेक होता है। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है? एक तरीके से चेक की तरह ही काम करता है, लेकिन ना चेक के केस में ना चेक के बाउंस होने का डर होता है। कि मान लो मैंने बोला कि मेरे खाते में से मैंने चेक लगाया 1 लाख रुपए का, आपने जाके वो चेक बैंक में लगाया, पर मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए थे ही नहीं, तो आपका चेक बाउंस हो जाएगा। उस केस में हम चेक की जगह पे बैंक ड्राफ्ट को यूज करते हैं। बैंक ड्राफ्ट एक तरीके से सिक्योर्ड होता है। बैंक ड्राफ्ट बाउंस नहीं हो सकता, होता चेक की तरह ही है कि मैं एक चेक काट के दूंगी मेरे खाते में से, आप उसको बैंक में लगवाओगे तो मेरे बैंक अकाउंट में से आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। इसी तरीके से मैं बैंक ड्राफ्ट यूज करूंगी। बैंक ड्राफ्ट क्या है? आपको पैसे को ट्रांसफर करने में मदद करता है, लेकिन ये सिक्योर्ड होता है, यानी कि इसमें आपको पहले पेमेंट करनी पड़ती है। इसमें क्या करना पड़ता है? पहले आपको पेमेंट करनी पड़ती है टू द बैंक। आप पहले बैंक को पेमेंट करते हो पैसे की। मान लो मैंने 10,000 रुपए ट्रांसफर करने थे, तो मैं पहले बैंक में जाऊंगी, बैंक को 10,000 रुपए दूंगी, उसके बाद बैंक कुछ है मेरे से कुछ एक फीस मांगेगा कि 10,000 रुपए के ऊपर 100 रुपए फीस दो भैया जी बैंक ड्राफ्ट बनाने की। तो बैंक को मैं 10,000 रुपए दूंगी, बैंक को मैं 100 रुपए की फीस दूंगी, बदले में बैंक एक जो है मुझे बैंक ड्राफ्ट काट के दे देगा। तो बैंक ड्राफ्ट के केस में बाउंस होने का कोई भी स्कोप नहीं है, क्योंकि हम पहले बैंक को पैसा देंगे, उसके बाद बैंक को उसकी फीस देंगे, उसके बाद बैंक हमें जो है बैंक ड्राफ्ट काट के देगा, जिसकी मदद से हम किसी दूसरे को पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। यूजुअली स्कूल वगैरह जो होते हैं हमारे, वो इसी का यूज करते हैं, चेक की जगह पे बैंक ड्राफ्ट मंगवाते हैं। तो स्कूल क्या बोलता है कि आप हमें चेक नहीं चाहिए, हम चेक एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम एक्सेप्ट करेंगे बैंक ड्राफ्ट, क्योंकि चेक के केस में डर है कि चेक बाउंस हो जाए, आपके खाते में पैसा ना हो, पर बैंक ड्राफ्ट के केस में ये डर नहीं है। तो स्कूल कॉलेजेस यूजुअली बैंक ड्राफ्ट को ही मंगवाते हैं। दूसरी चीज आके बैंकर्स चेक या फिर पे ऑर्डर, ये भी बैंक ड्राफ्ट की तरह ही होता है, लेकिन ये विद इन अ सर्टेन एरिया इसकी लिमिट होती है। कि फॉर एग्जांपल मेरा जो है शहर है, मैं अपने शहर में ही मेरा बैंक अकाउंट है और मेरे ही शहर में मेरा स्कूल है, तो मैं अपने शहर वाले ही जो है बैंक अकाउंट से अपने स्कूल में जो है बैंकर्स चेक के थ्रू पेमेंट कर सकती हूँ। होता इसका काम सेम बैंक ड्राफ्ट की तरह है, लेकिन इसकी एक सर्टेन एरिया की लिमिट होती है कि एक शहर के अंदर ये चलेगा या फिर एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर चलेगा। ऐसा नहीं कि देश भर में कहीं भी ले जाओ, पर बैंक ड्राफ्ट की मदद से आप देश भर में कहीं भी पेमेंट कर सकते हो। फिर आती है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जो मैंने आपको समझा दी थी कि अगर एक बिजनेसमैन जो है करंट अकाउंट खोलता है, उस पर उसको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलेगी, जिसके अंदर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के अंदर क्या होगा, अगर आपके खाते में पैसा नहीं है लेकिन आपको पेमेंट करनी है, तो आप ओडी अकाउंट से, ओवरड्राफ्ट वाले अपने अकाउंट से जो पेमेंट कर सकते हो, जिसमें आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट पे करना होगा जब जितने भी टाइम के लिए आपने ओवरड्राफ्ट करवाया है पैसे को। लास्ट इज कैश क्रेडिट।
कैश क्रेडिट भी एक तरीके का आप समझ लो लोन ही होता है। जब भी हमें किसी को कुछ टाइम के लिए पेमेंट करनी है तो बैंक हमें क्या करता है, कैश क्रेडिट हमें एक लोन दे देता है। इसके ऊपर हमें बैंक के पास कुछ कोलेटरल रखना पड़ता है और इसके ऊपर हमें बैंक को थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इट इज काइंड ऑफ अ लोन ऑनली। तो बैंक हमें जो है क्रेडिट यानी कि लोन दे देता है कुछ टाइम पीरियड के लिए। तो बैंक क्या कर रहा है, हमें बैंक ड्राफ्ट की फैसिलिटी दे रहा है, बैंकर्स चेक की फैसिलिटी दे रहा है, जो एक बैंक ड्राफ्ट ही होता है बट विद इन अ सर्टेन एरिया ही जिसको आप यूज कर सकते हो। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे रहा है, वो कैश क्रेडिट की फैसिलिटी हमें हमारे बैंक देते हैं। आगे चलते हैं ई बैंकिंग। ई बैंकिंग इज बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, जो कि आजकल आज की डेट में हर कोई यूज कर रहा है। देखो आज की डेट में अगर मुझे पेमेंट करनी है मैं फोन से करूंगी, पेटीएम से करूंगी। अगर मुझे अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करना है मैं ऑनलाइन करूंगी। अगर मुझे अपना एक अकाउंट खुलवाना है मैं ऑनलाइन करूंगी। अगर मुझे किसी को पैसे ट्रांसफर करने हैं, अगर मुझे एक एफडी अकाउंट खुलवाना है, एक आरडी अकाउंट खुलवाना है, एक करंट अकाउंट खुलवाना है, मोस्ट ऑफ द चीजें आज की डेट में हम ऑनलाइन कर सकते हैं। आज की डेट में ये भी है कि हम ऑनलाइन रिक्वेस्ट कर देते हैं, बैंक हमारे घर पे आके काफी बार हमें सर्विसेज देकर जाते हैं। तो कभी भी हमें कोई भी काम अगर ऑनलाइन करना हो, बैंक की वेबसाइट से हम कर सकते हैं या बैंक के आजकल मोबाइल ऐप से हम कर सकते हैं। इसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं, ई बैंकिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग बोल रहे हैं। देखो किसी भी ऐसा कोई भी ऐसा यूजर जिसके पास एक लैपटॉप है, पीसी है, ठीक है, वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, वो बैंक की वेबसाइट पे जाएगा और अपना कोई भी काम बैंक के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू कर सकता है, वर्चुअल बैंकिंग अपनी कर सकता है। ठीक है जी। आजकल आप फोन पे कॉल भी कर सकते हो बैंक को, फिर उसमें वो जो है नंबर बोलेगा कि अगर ये सर्विस चाहिए तो 5 नंबर दबाइए, ये सर्विस चाहिए तो 6 नंबर दबाइए। ये सारी चीजें कॉल करके ऐप के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू आप बैंक की सर्विसेज ले सकते हो। इससे क्या होता है, बैंक की ट्रांजेक्शन कॉस्ट बहुत कम हो जाती है, बैंक को ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता। क्योंकि अगर हर कोई बैंक आता रहेगा, मेरे पैसे यहाँ भेज दो, मेरे पैसे वहां भेज दो, बैंक को बहुत सारा स्टाफ रखना पड़ेगा, बहुत बड़ी बिल्डिंग, बहुत बड़ा एरिया बनाना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों को एंटरटेन करना पड़ेगा, ब्रांच के ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ जाता। लेकिन अब ये सारे काम घर बैठे हो जाते हैं, विच इज वाई अब आप जाके देखोगे तो बैंक में लाइन नहीं लगती, बैंक के ब्रांच बिल्कुल खाली होते हैं, वहां पे आपको रश देखने को नहीं मिलता। तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट बहुत कम हो गई है बैंकिंग की। वैल्यू टू द बैंकिंग रिलेशनशिप एम्पावर्स द कस्टमर्स। तो अब कस्टमर जो है एम्पावर हो गए, कस्टमर के पास पावर है कि उसको बैंक जाके नहीं करना, घर से ही कंप्लेंट कर दे, घर से ही जो करना है वो कर सकता है। ट्रांजेक्शंस सच एज मैनेजिंग द सेविंग्स, आप अपने सेविंग्स को मैनेज करिए, आप अपने अकाउंट को चेक करिए, अपना बैलेंस चेक करिए, लोन के लिए अप्लाई करिए, अपना बिजली का बिल, पानी का बिल, कोई भी बिल पे करिए, किसी को पैसा भेजिए, एफडी खुलवाइए, सब काम आप घर से कर सकते हो। मेथड ऑफ डिजिटल पेमेंट। अच्छा, अगर ऑनलाइन फॉर्म में आपको पेमेंट करना है, क्या क्या मेथड है? पहला मेथड है डेबिट कार्ड, जो कि ऑलमोस्ट हर किसी के पास होता है। डेबिट कार्ड क्या है, एक तरीके से एक प्लास्टिक कार्ड। डेबिट कार्ड क्या है, एक प्लास्टिक का कार्ड है जिसपे आपको 16 डिजिट का नंबर मिलता है। 16 डिजिट का इसके ऊपर नंबर होता है, वो आपका डेबिट कार्ड का नंबर है। 4 डिजिट का इसका पिन होता है। 4 डिजिट को पिन को डाल करके आप कहीं भी कुछ भी पेमेंट कर सकते हो। एटीएम में आप इसको स्वाइप करके पैसा निकलवा सकते हो। अच्छा, इसके अलावा इसकी एक पर्टिकुलर एक्सपायरी डेट होती है कि कितने डेट के लिए, कितने टाइम के लिए वैलिड है। इसकी कुछ एक्सपायरी डेट होती है जो कि हमें इसमें लिखी होती है। इसके ऊपर कार्ड होल्डर का नेम लिखा होता है। ठीक है जी। इसके अलावा कार्ड की क्या कंपनी है, क्या बैंक है, कुछ डिटेल्स इसके ऊपर लिखी होती है। डेबिट कार्ड की मदद से आप अपना पैसा विड्रॉ करवा सकते हो, आप कहीं पर भी जाके पेमेंट कर सकते हो। जैसे कि आज की डेट में दुकानों में क्यूआर कोड लगा होता है, क्यूआर को स्कैन करो, पेमेंट कर दो। ऐसे ही दुकानों में मशीन लगी होती है, मशीन में अपना कार्ड डालो, कार्ड स्वाइप करो, आप पेमेंट कर सकते हो। दूसरी चीज आती है हमारे पास क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड में देखो क्या है, डेबिट कार्ड में ना आप पेमेंट तो कर सकते हो, सिमिलर तरीके से क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो, लेकिन डेबिट कार्ड में आप उतनी ही पेमेंट कर सकते हो जितना आपका अकाउंट का बैलेंस है। जितने पैसे आपके अकाउंट में पड़े उतने ही पैसे आप खर्च कर सकते हो। अगर आपके अकाउंट में 10,000 है तो आप डेबिट कार्ड से ज्यादा 10,000 ही निकलवा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं निकलवा सकते। लेकिन क्रेडिट कार्ड के केस में ऐसा नहीं है। क्रेडिट कार्ड के केस में आपको आप एक तरीके से बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले रहे हो, उसमें भी आपका 16 डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट का पिन लिखा होता है, प्लास्टिक कार्ड होता है, एक्सपायरी डेट होती है, नाम होता है, सिमिलर तरीका होता है। लेकिन उस केस में आप अपने अकाउंट से पेमेंट नहीं कर रहे हो। बैंक ने आपको एक लिमिट दे रखी है कि आप जो है अपने क्रेडिट कार्ड से इतने लिमिट तक का लोन ले सकते हो बैंक से, कि आपने कभी शॉपिंग करनी है और आपको जो है पैसा चाहिए तो आप क्या करोगे, अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप करोगे। अब जरूरी नहीं है कि आपके खाते में पैसे हों, आपके अकाउंट में अगर कोई पैसा नहीं है फिर भी आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप करोगे, पेमेंट करोगे और कुछ टाइम के अंदर, 1 महीने का यूजुअली टाइम पीरियड होता है, मंथली आपको जो है बैंक को
क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करनी होती है। तो यहाँ पे आप बैंक से लोन ले रहे हो, लेकिन यहाँ पे आप अपने ही खाते का पैसा पे कर रहे हो। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के केस में क्या हो रहा है, विद इन सम टाइम आपको लोन का जो पैसा है वो चुकाना होता है 1 महीने के अंदर अंदर। उस पर थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट भी, कई बार रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लग जाता है, कई बार आपको बैंक को जो है इंटरेस्ट पे करना होता है, कई बार कुछ चार्जेस, कुछ फीस जो है बैंक आपसे लेता है जो आपको बैंक को पे करने होते हैं। आगे चलते हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर NEFT। देखो, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड तो प्लास्टिक कार्ड होते हैं जिनको आप स्वाइप करते हो, पैसा देते हो। पर NEFT आप यूजुअली क्या करते हो, बैंक की वेबसाइट पे जाते हो, अपना लॉगिन करते हो, अपनी सारी डिटेल्स भरते हो, उसमें अपना अकाउंट जो ऑब्वियसली बैंक के पास होता है, सामने वाली पार्टी का अकाउंट है उसको वहां पे डालते हो और पैसा डालते हो, कितना पैसा आपको वहां पे ट्रांसफर करना है। और उस तरीके से बैंक जो है NEFT के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू आप जो है बैंक से, एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा भेज सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखना, यूजुअली ये होता है फॉर स्मॉल ट्रांजेक्शंस, यूजुअली 2 लाख के अंडर की ट्रांजेक्शन के लिए हम NEFT को यूज करते हैं। इट टेक्स टाइम टू ट्रांसफर द मनी। आपके पैसे तो अभी के अभी कट हो जाएंगे जब आपने NEFT करा, लेकिन इट टेक्स 2 to 4 hours टू ट्रांसफर द मनी टू द अदर पार्टी। ऐसा नहीं है कि जैसे ही आपने पेटीएम में स्कैन किया साथ के साथ पैसा चला जाता है, लेकिन NEFT जब आप नेफ्ट करते हो तो नेफ्ट करने के 2-4 घंटे बाद सामने वाली पार्टी के पास पैसा पहुंचता है। तो इस केस में क्या हो रहा है, इट टेक्स सम टाइम टू ट्रांसफर योर मनी। बैंक की वेबसाइट वगैरह के थ्रू आप NEFT करते हो, कुछ स्वाइप नहीं करना, कुछ स्कैन नहीं करना। यूजुअली छोटी ट्रांजेक्शन के लिए नेफ्ट को हम यूज करते हैं। लेकिन दूसरी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। देखो, रियल टाइम का मतलब है जैसे ही RTGS किया साथ के साथ पैसा पहुंच जाएगा। तो रियल टाइम RTGS में क्या होता है, नो टाइम गैप। जैसे ही आप पेमेंट करोगे साथ के साथ आपका पैसा दूसरी साइड पहुंच जाता है। RBI RTGS को संभालता है। RTGS की जो भी ट्रांजेक्शन होती हैं उसको सेटलमेंट उसकी कौन करवाता है, RBI करवाता है। कोई टाइम गैप नहीं है, जैसे ही RTGS करोगे साथ के साथ पैसा पहुंच जाएगा। और यूजुअली लार्ज ट्रांजेक्शन, यूजुअली आप मोर देन 2 लाख, 2 लाख से बड़ी ट्रांजेक्शन के लिए यूजुअली RTGS यूज किया जाता है। एंड इस पे थोड़ी थोड़ी जो है बैंक फीस चार्ज करते हैं NEFT या RTGS करने पे। अगली चीज ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM। अब ATM मशीन तो हम सबको पता है ना कि ATM क्या है, एक मशीन है। इट इज टोटली ऑटोमेटिक मशीन। इसमें कोई इंसान के साथ हम जो है ट्रांजेक्शन नहीं करे, किसी इंसान से हम बात नहीं कर रहे, हमें बस अपना जो है कार्ड स्वाइप करना होता है, अपनी कार्ड डालनी है, अपनी डिटेल्स डालनी है, चाहे पैसा डिपॉजिट करवाओ चाहे पैसा विड्रॉ करवाओ, टोटली ऑटोमेटिकली हमें जो है मशीन अपने आप सब कुछ बता देगी, अपने आप सब कुछ करके दे देगी। किसी इंसान से हमें जो है बातचीत नहीं करनी है। तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM है, बस अपना कार्ड डालो और कभी भी किसी भी टाइम 24/7 ये सर्विस हमें मिलती है। 24/7 कभी भी पैसा निकलवाओ, कभी भी पैसा डालो, ये सर्विस हमें देते हैं ATMs। लास्ट आता है डिजिटल कैश या फिर E-कैश। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारा पेटीएम है, गूगल पे है, भीम है, हमारे बहुत सारे ऐसे आजकल एप्स आ गए जिन एप्स के थ्रू हम जो है पेमेंट कर सकते हैं। फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, इन्हीं सभी को हमने यहाँ पे डिजिटल कैश या फिर E-कैश का नाम दिया है कि इन सभी एप्स के QR कोड्स को स्कैन करिए और अपना पैसा कभी भी ऑनलाइन फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में इधर से उधर भेज दो। तो जितने भी हमारे UPI एप्स हैं कि UPI के थ्रू हम जो है पेमेंट कर रहे हैं, ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं, डिजिटल कैश या फिर E-कैश, इलेक्ट्रॉनिक कैश पेमेंट सर्विसेज की कैटेगरी में ये सारे के सारे आते हैं। तो ओवरऑल हमने क्या देखा, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, एक प्लास्टिक कार्ड की मदद से पैसा दे दो, बस डेबिट कार्ड में आपके अकाउंट वाला पैसा जाता है, क्रेडिट कार्ड में बैंक आपको लोन देता है। नेफ्ट या RTGS कर दो, जिसमें आप बैंक की वेबसाइट के थ्रू पैसा भेजते हो, कोई कार्ड स्वाइप नहीं करना होता। नेफ्ट में टाइम लगता है पैसा पहुंचाने में, पर RTGS में साथ के साथ पैसा ट्रांसफर हो जाता है। ATM कार्ड्स अपने स्वाइप करिए, पैसा विड्रॉ करिए, डिपॉजिट करिए, जो मर्जी करिए। डिजिटल कैश या E-कैश यानी कि पेटीएम जैसे UPI एप्स के थ्रू आप अपना पैसा कहीं भी इधर से उधर भेज सकते हो। तो E-बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग करने के लिए आप ये सारी सर्विसेज का जो है यूज कर सकते हो, आप इन सारे सर्विसेज को ले सकते हो। आई होप पूरे का पूरा बैंकिंग का टॉपिक आपको क्लियर होगा। आज की वीडियो में हमने थोड़ा इंट्रो किया कि सर्विसेज होती क्या है, सर्विस और गुड्स का डिफरेंस क्या है वो हमने पढ़ा। उसके बाद लास्टली हमने पढ़ा बैंक क्या होता है, कौन से टाइप ऑफ बैंक अकाउंट आप खुलवा सकते हो, कौन सी बैंकिंग सर्विसेज बैंक आपको देता है, और अगर इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन बैंकिंग करनी है तो कैसे कैसे आप अपना पैसा दूसरी पार्टी को ट्रांसफर कर सकते हो। ये सारी चीजें हमने आज की क्लास में
अगली वीडियो में हम करेंगे इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट, जो कि इंश्योरेंस के बारे में रहने वाला है, जिसके बाद हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।